नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा राम राम। साथियों, आज की क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। बहुत ही बेहद ही उपयोगी उपयोगी क्लास है। यदि मेरे साथियों आज की क्लास में और ये आज की क्लास आप तक पहुंच चुकी है, तो निश्चित रूप से मेरे साथियों इस पूरी क्लास को देखे बिना नहीं जाएगा, क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ने वाले आज समास और समास से हर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो आज जो समाज से संबंधित प्रश्न आते हैं उनको बिल्कुल कंप्लीट करके जाएंगे, ताकि एग्जाम में अपना कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार से गलत नहीं जा सके। और ये हम सब किससे पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, जो अपने स्कूलों में चलती है 9वीं से 12वीं तक। और ये किसके लिए पढ़ रहे हैं साथियों? रीट प्रिय एग्जाम 2025। और आपको तो ये तो पता ही है कि जो समास या हिंदी व्याकरण है, राजस्थान के हर कंपटीशन में आती है, इंडिया का कोई भी कंपटीशन दो सभी में आती है साथियों। तो इस पूरी किताब को पढ़ेंगे अपन, अभी जो अपनी ये चल रहा है उसमें। अब देखिए हम पढ़ते हैं, आज समास पढ़ते हैं साथियों। क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश की है। समास, समास का पहले यहाँ पर अर्थ देखते हैं। बिल्कुल शांति से होकर दिमाग को एकाग्रचित कर इस क्लास में बने रहेगा। बेहतरीन रूप से हम समाज के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए हम बात करें यहाँ पर, तो समास का अर्थ है साथियों संक्षिप्त या छोटा करना। क्या है? संक्षिप्त या छोटा करना। ये समाज का अर्थ, समास का अर्थ है। आगे, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। और इस मेल में विभक्ति चिन्हों का क्या होता है? लोप होता है साथियों। आपको ऐसे याद रखना है। क्या होता है? लोप होता है। देखिए आजकल जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का पूछने का ढंग बदल दिया गया है। अब प्रश्न यूं भी आ सकता है साथियों आपके पास, आप कैसे कि समास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन गलत है, ऐसे भी वे पूछ सकता है। तो आपको इन सभी शब्द यहाँ से यहाँ तक जो भी दे रखा है ना, ये सभी आपको याद करना है। भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इनमें सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी बात और पूर्ण बात कही जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब समाज से भाषा में संक्षिप्तता आती है। बड़ी से बड़ी बात को हम कम से कम शब्दों में पूर्ण अर्थ के साथ अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये इसका कहना है। अब देखिए, समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्दों में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ। यानी कि अपन जो समास पढ़ते हैं, जब समास का उदय हुआ तो ये समास ही इसीलिए बना है कि हम लंबी बात को कम शब्दों में व्यक्त कर सके, जिससे अपना काम तुरंत हो सके। तो इसीलिए किसका हुआ? समास का उद्भव हुआ। अब जैसे इसने लिख रखा है, दिन और रात में 3 शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात एक शब्द किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए ये 3 शब्द दिन और रात। अब यहाँ एक, ये दिन और रात एक ही शब्द है, यहाँ पर दो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये योजक चिन्ह से बना हुआ है, तो यहाँ पर एक ही है साथियों, ये ध्यान रखना। और दिन और रात के बीच यदि हम कोमा लगाते हैं तो फिर ये 2 शब्द हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको एक शब्द मानेंगे। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। यानी कि समास की प्रक्रिया होती है, उसमें दो या दो से अधिक शब्दों के विभक्ति रहित मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और उनसे बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सामासिक या समस्त पद कहलाते हैं। अब आगे हम बात करूंगा, मैं बताऊंगा आपको सामासिक या समस्त पद किसे कहते हैं। देखिएगा हम बात करते हैं यहाँ पर आगे।
सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले चिन्ह वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, जो सामासिक शब्द बना, जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा है धम धन संपन्न, तो ये तो क्या हो गया? ये सामासिक या समस्त पद है। ये कौन? जो धन संपन्न कर रहे हैं, ये सामासिक या फिर इसे हम कहते हैं समस्त पद कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। लेकिन जैसे ही इसका हम क्या करेंगे, इसको व पुनः विभक्ति में लाएंगे, तो फिर ये वो धन से संपन्न ये कहलाएगा समास विग्रह, ये कहलाएगा विग्रह। ध्यान रखना क्या कहलाएगा? देखो यहाँ लिखा हुआ है सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के सार का प्रकट करना अथवा लिखने वाली जो रीति है उसे विग्रह कहते हैं साथियों। अब देखे आगे, धन से संपन्न रसोई घर, समस्त पद का विग्रह रसोई के लिए घर होगा। ये याद रखना, जो रसोई घर है इसको कहेंगे हम सामासिक पद या इसे कहेंगे समस्त पद, ठीक है। और इसका जो अपन ने इसको अलग अलग किया, जो रसोई के लिए घर है ये कहलाएगा अपने विग्रह। क्या कहलाएगा? ये विग्रह। विग्रह का मतलब है अलग अलग करना, ठीक है साथियों। अब यहाँ प्रश्न अपने पास ये उठता है कि समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं। एक होता है साथियों पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। जो समस्त पद होता है ना उसमें दो पद होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, यहाँ अपन लिखा धन संपन्न, ठीक है, या फिर जैसे ने लिखा धन संपन्न है, तो इस धन संपन्न में दो पद है, एक धन है, एक तो धन है और एक क्या है? संपन्न है। अब इसमें पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है? तो आपको पहले यहाँ लाइन में स्पष्ट किया है कि पहले पद को, पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं। अब पहला कौन सा है? यहाँ पर धन है, तो ये क्या कहलाएगा? पूर्व पद। और दूसरे पद को उत्तर पद। दूसरा पद कौन है? संपन्न है। तो पहला पद तो क्या कहलाएगा? वो प्रथम पद कहलाएगा, यानी कि पूर्व पद कहलाएगा। और दूसरा जो संपन्न है ये क्या कहलाएगा? ये उत्तर पद कहलाएगा साथियों। ये अपन को ध्यान में रखना है। अब आगे हम बात करते हैं साथियों, आगे क्या है? समस्त पद और पूर्व पद। समस्त पद और पूर्व पद, ये समस्त पद लिखे हैं, या पूर्व पद है या उत्तर पद है, ये समास विग्रह है, ठीक है। यानी कि दो शब्दों के विभक्ति रहित मेल को, प्रत्यय रहित मेल को समास कहते हैं। और पुनः फिर साथियों इस समस्त पद का जो अलग अलग करने की जो रीति या जो ढंग है वो समास विग्रह कहलाता है। और इसमें अब देखें यहाँ ये समस्त पद है, इसका पूर्व पद या पहला पद क्या है? पूजा है। दूसरा पद उत्तर पद क्या है? घर है। और विग्रह होगा पूजा के लिए घर। माता पिता, माता इसका पूर्व पद है, उत्तर इसका पिता है, और माता और पिता इसका क्या होगा? विग्रह होगा। नव रत्न, नव यानी नव पूर्व पद है, रत्न उत्तर पद है, 9 रत्नों का समूह यानी कि द्विगु समास हुआ। हस्तगत, हस्त पूर्व पद है, गत उत्तर पद है, और अर्थ ये हुआ हस्त में गत यानी हाथ में गया हुआ। तो ये क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा अपना, ये हो गया समास विग्रह, ये हो गया उत्तर पद, ये हो गया पूर्व पद, और ये हो गया समस्त पद। ये आपको ऐसे ध्यान में रखना है साथियों। अब बात करते हैं यहाँ पर समास के भेदों की। अपन बात करते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं। आपको यही ध्यान रखना है कि समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। किसके आधार पर? पद की प्रधानता के आधार पर। ये आपको ध्यान रखना है। क्या? पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे समास के भेद की किया जाए तो सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? कितने होते हैं साथियों? ध्यान रखना, समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब देखिए, मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं। जिन 2 शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभाग तत्व पर ये भेद किए गए हैं। आगे, जिस समास में पहला पद प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। ध्यान रखना। अब देखिए इसको, पहला पद, दूसरा पद, पहला और दूसरा दोनों पद, और यहाँ लिखते हैं अन्य पद। अब जिसमें पहला पद होता है वो तो कहलाता है अव्ययभाव समास।
आगे देखिए, जिस समास में दूसरा पद पद और प्रधान होता है, हाँ, जी वो तत्पुरुष क्या होता है? तत्पुरुष। और जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो कहलाता है द्वंद्व समास। और जिसमें अन्य ही पद प्रधान होता है वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। ऐसे याद रखना। अब इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। जिस समास में पहला पद प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। ये ध्यान रखना कि वह कौन सा समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है तो अव्यय होता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं। और इसमें भी कोई प्रधान नहीं होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी जहाँ ना तो पहला पद प्रधान होता है और जहाँ ना दूसरा पद प्रधान होता है, या तो जिसमें तीसरा पद या फिर अन्य ही पद प्रधान होता है, वह कहलाता है बहुव्रीहि समास। ये बहुव्रीहि शब्द आपको ध्यान रखना है। बहुव्रीहि, व्रीहि में छोटी की मात्रा है, ये आपको ध्यान में रखना है। बी में बड़ी है, री में छोटी है। तत्पुरुष के पुनः दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। विवेचन की सुविधा के लिए हम समास का निम्न 6 प्रकारों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब अपने समास कितने हो जाते हैं? 6 समास हो जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से हो जाते हैं साथियों? 6 समास। पहला समास अपना क्या होता है? अव्ययी भाव अपना पहला समास होता है। दूसरा समास अपन के जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वे द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है साथियों। और जिसमें दूसरा पद होता है तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। एक कौन सा है? कर्मधारय समास है। और एक कौन सा है? द्विगु समास है। और एक होता है अपना बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से अपने समास कितने हो गए? अब समास की संख्या हो जाती है साथियों हमारी 6 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 6। एक होता है बहुव्रीहि समास साथियों। ये आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे अव्ययभाव समास और बेहतरीन रूप से अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे ताकि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत नहीं जाए मेरे साथियों। ऐसे इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथियों मिलते हैं कल अगली क्लास में। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।